हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद दीपा सैनी में। गाइस, पिछली क्लास में या इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको कराया था प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी चैप्टर हम कर रही थी। क्लास 9th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 था और इसमें हम प्राकृतिक वनस्पति इन इंडिया यानी भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति हैं किस किस टाइप की है पूरा डिटेल से स्टडी कर चुके थे। ठीक है, तो अब आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो वन्य प्राणी से संबंधित है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं आपने क्या क्या पढ़ा था इससे पिछले वाली वीडियो में, जो कि इसी वीडियो का पार्ट 1 है। तो उसमें हमने क्या कि वनस्पति क्या होती है, उसको कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान, धरातल, मिट्टी, तो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद हमने किया था भारत में वनस्पति के प्रकार, भारत में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय, सदाबहार, पर्णपाती, कंटीले वन, झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव। और उसके बाद हमने मैप में भी स्टडी किया था कि किस प्रकार भारत में कौन कौन सी वनस्पति है किस एरिया में, और इन पांचों वनस्पति को हम कंप्लीट करके पहुंच चुके थे वन्य प्राणी में। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो स्टार्ट होगी वन्य प्राणी से। तो यहाँ पर वनस्पति की बात ही, भारत में जो विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं उस संपत्ति में भी भारत काफ़ी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती है भारत में, देश में लगभग 2,000 से अधिक। तो यानी भारत में अगर जीवों की बात करें तो 90,000 प्रजातियाँ हैं। ठीक है, और उसके अलावा 2,000 से भी अधिक क्या है भारत में, पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। 2,000 से भी अधिक भारत में पक्षियों की प्रजातियाँ देखने को मिलती है। यह कुल विश्व का 13% है, कुल विश्व का 13% हैं। मछलियों की प्रजातियों की बात करें तो भारत में 2,546 प्रजातियां हैं मछलियों की, 2,546 प्रजातियां, जो विश्व का लगभग 12% है। देखो, पक्षियों में 13%, मछलियों में 12%। इंडिया, भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी यानी सरीसृप और स्तनधारी जानवर भी देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से भारत में अलग अलग टाइप की, अलग अलग जीवों में, मछलियों में, जीव जंतुओं में, वन्य प्राणियों में, तो ये विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। काफ़ी वैरायटीज़ हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो अब स्तनधारी जीवों की बात करें तो स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एलिफेंट सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल के जो उष्ण यानी गर्म और जो नमी वाले वन हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं हाथी। एक सींग वाला गैंडा भी अन्य जानवर है जो कि आपके असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। बंगाल में भी देखने को मिलता है एक सींग वाला गैंडा, दलदली एरियाज में। कच्छ का रण कहाँ है भाई, गुजरात में। थार मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में। तो कच्छ के रण और थार मरुस्थल में जंगली गधे और ऊँट मिलते हैं। ठीक है, जंगली गधे और ऊँट देखने को मिलते हैं। भारतीय भैंसा, नील गाय, चौसिंगा, छोटा मिर्ग और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों वाले हिरण भी कुछ अन्य जानवर हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। और बंदरों की भी अलग अलग भारत में प्रजातियां देखने को मिलती हैं। अब ये जो बॉक्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हद से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और बच्चे आज भी गलत करके आते हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, याद रखना। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, जिसमें जीवों की सुरक्षा से लेकर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे कि वन्य प्राणियों को किस प्रकार सुरक्षित किया जाए और मनुष्य की पहुंच से उन्हें दूर रखा जाए। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहां शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, यानी शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। वर्ल्ड का ये एकमात्र देश है हमारा इंडिया। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात के में जो गिर जंगल है वहाँ पर है। अगर भारत में प्राकृतिक तौर पर अगर हम शेरों के वास की बात करें तो गुजरात में जो गिर जंगल है वहाँ पर शेरों का वास है। बाघ की बात करें तो भाई बाघ मध्य प्रदेश में और झारखंड के जो जंगली एरिया उसमें, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन और हिमालयी क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। अब ये तेंदुआ भी देखने को मिलता है और यह शिकारी जानवरों में प्रमुख हैं। ठीक है, हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले अगर जानवरों की बात करें तो ये कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह जाते हैं। लद्दाख जो कि जम्मू कश्मीर से साइड वाला है, लद्दाख जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। याक जो कि गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है और जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़, कियोंग,
ये सारे के सारे तिब्बती जंगली गधे ये भी यहीं पर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कहीं कहीं पर लाल पांडा भी भारत के कुछ भागों में देखने को मिलता है। नदियाँ, झीलें, समुद्री क्षेत्रों में जो कछुए हैं, मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, ये भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि मगरमच्छ, कछुए, घड़ियाल ये पानी में ही पाए जाते हैं, दलदली एरियाज़ में। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का ही एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल इंडिया में पाया जाता है। तो घड़ियाल केवल हमारे भारत में देखने को मिलता है, मगरमच्छ की प्रजाति के जैसा ही एक प्रतिनिधि होता है ये। इसके साथ साथ इन प्राणियों के साथ भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी भी देखने को मिलते हैं, जैसे मोर जो कि हमारा नेशनल बर्ड है, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षियों की प्रजातियां हैं और जो देश के वनों में और आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी हैं। खाने योग्य पौधे के निश्चय से हमने बहुत सी अपनी दवाइयाँ भी पौधों से प्राप्त की हैं और पशु भी प्रकृति द्वारा दिए गए बहुत सारे जानवरों में चुने हुए हैं। दूध देने वाले पशु भी हमने चुने हैं। जानवर हमने बोझा ढोने के लिए, कृषि कार्य और यातायात के साधन के रूप में हमारी मदद करते हैं और इनसे हमें अगर हम देखें तो इनसे हमें मांस और अंडे भी प्राप्त होते रहते हैं जानवरों से। ठीक है, मछलियों से हमें पौष्टिक आहार मिलता है जिसे आप खाते भी हो और काफ़ी दवाइयाँ वगैरह में भी यूज़ होता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में भी मदद करते हैं और कुछ हानिकारक कीड़े भी होते हैं जो कि जैविक नियंत्रण भी रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का एक पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान होता है। प्रत्येक जीव का, प्रत्येक प्रजाति का इकोलॉजिकल सिस्टम में इम्पोर्टेंट योगदान रहता है और उनका संरक्षण भी अनिवार्य है। मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पौधों की प्रजातियां संकट में हैं और 20 प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनिष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का, अगर इसमें इम्बैलेंस की बात करें तो इसका जो मेजर कारण है, लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार हैं। लोग जैसे हिरन के सींग बेचते हैं, हाथी के दांत, तो इनकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोग काला बाजारी करते हैं, जानवरों को मारकर उनका शिकार करके उन्हें बेचते हैं। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट, तेजाबी जमाव के कारण होने वाला पोल्यूशन और विदेशी प्रजातियों का भारत में प्रवेश और कृषि और निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, ये भी हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए एक इम्बैलेंस का एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। अपने देश के पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा ने सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं। ठीक है, तो भारत में अगर हम देखें तो भारत में भाई 18 जीव मंडल निश्चय क्षेत्र भी रखे गए हैं, यानी बायो रिजर्व एरियाज़ भी बनाए गए हैं इंडिया के अंदर। 18 कितने हैं? 18। एक तो आपको ये याद रखना होगा भारत में कितने हैं? 18। इनमें इनके नाम क्या क्या हैं? एक तो सुंदरवन, 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, ये विश्व के जीव मंडल निश्चय में भी इनकी जो गणना है वो की जा चुकी है। अब ये 18 के 18 जीव मंडल निश्चय क्षेत्रों के नाम हैं जो हम एक बार रीड आउट ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले सुंदरवन जो कि सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है ये। ठीक है, मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु में पड़ता है। नीलगिरी ये भी इम्पोर्टेंट है, नीलगिरी ये साउथ में पड़ता है, ये 3 राज्यों में पड़ता है, केरल में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। नंदा देवी ये उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। नाकरेक ये आपका मेघालय राज्य में पड़ता है। ग्रेट निकोबार तो ये तो पता ही है, अंडोमान निकोबार, तो ये अंडोमान निकोबार में पड़ेगा। मानस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये पड़ता है असम राज्य में। सिमलीपाल पाल वंश के शासक आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। दिहांग और दिबांग ये भैया आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। डिब्रू साउखोवा तो ये भी आपका वहीं पड़ता है। अगस्त्य मलाई ये भी साउथ में पड़ता है। कंचनजंगा ये आपकी कंचनजंगा चोटी कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में, तो ये भी वहीं पर है। पंचमढ़ी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है मध्य प्रदेश में, ये पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र ये भी वहीं पर ही है। अचनकमर और अमरकंटक ये भी आपका। नेक्स्ट कच्छ का रण गुजरात राज्य,
ठंडा रेगिस्तान को किसे कहते हैं, लेह लद्दाख, तो ये वहीं पर है ठंडा रेगिस्तान। शेष अचलम ये भी, और पन्ना, पन्ना आपका एमपी में पड़ता है। तो ये है भारत के 18 वन्य जीव निश्चय आरक्षित क्षेत्र। मैंने इन पर अलग से भी वीडियो बनाई हैं, अगर आप मेरे चैनल पर ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जाते हो तब आपको वहाँ पर इससे संबंधित 18 वन्य जीव प्राणियों को अच्छी तरीके से मैंने वहाँ पर रीडअप करवाया, तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। सन 1992 से हम सरकार द्वारा किए गए कामों को पढ़ रहे हैं, इनको सुरक्षा देने के लिए वन्य जीवों को। तो 1992 से यानी 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देने की योजना भी की जा रही है, यानी पौधों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई हैं। भारत में अगर हम प्रेजेंटली देखें तो 103 नेशनल पार्क्स हैं, 535 वन्य प्राणी अभयारण्य हैं, कई चिड़ियाघर हैं जो राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। और इन सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए, और ये तभी संभव होगा जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब वन्य प्राणी निश्चय क्षेत्र, या फिर जिसे हम कह सकते हैं नेशनल पार्क भी आएंगे इसमें। तो वन्य प्राणी अगर निश्चय क्षेत्र की बात करें तो ये भाई आपकी जो वन्य प्राणी अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, ये इतनी हिंदी भी समझ में नहीं आती ना एक्चुअली। नेशनल पार्क करते हैं हम, तो ये जो चोटी वाला निशान है, देखो ये जो चोटी वाला निशान है ये हमें दर्शा रहे हैं नेशनल पार्क। तो दाचीगाम नेशनल पार्क, ठीक है, दाचीगाम नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। तो राजाजी, जिम कॉर्बेट, फूलों की घाटी, ये सारे के सारे कहाँ पर पड़ते हैं, उत्तराखंड राज्य में। दुधवा नेशनल पार्क ये पड़ता है आपका यूपी में। ठीक है, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों के तीनों एग्जाम में भी बहुत आते हैं, और तीनों ये पढ़ते हैं राजस्थान में। सरिस्का, केवलादेव धाना और रणथंभौर, तीनों के तीनों राजस्थान में है। गिर नेशनल पार्क पड़ता है गुजरात राज्य में। गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, गुजरात राज्य में। संजय गांधी नेशनल पार्क, कवाल और पोचेरम, ये तीनों आपके आएंगे महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, अतुर नगरम ये पड़ता है आपका तेलंगाना राज्य में। और कहाना तदोबी ये आपके पड़ते हैं मध्य प्रदेश में। सिमलीपाल आपका पड़ता है उड़ीसा में, और चंदका और दमपारा ये भी उड़ीसा में ही पड़ते हैं। ठीक है, चंद्रप्रभा ये आपका पड़ता है बिहार में। और इसके अलावा मानस, काजीरंगा दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दोनों के दोनों असम राज्य में है। और साउथ में अगर हम देखें तो ये मुड्डूमलाई और ये पेरियार आपका पड़ेगा केरल में। ठीक है, और बांदीपुर, मुड्डूमलाई नहीं बांदीपुर है आपका कर्नाटक में। और इसके साथ साथ गोइंडी पड़ता है भाई आपका तमिलनाडु में। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे आपके भारत के अंदर बहुत सारे 103 नेशनल पार्क हैं। कहाँ तक हम 103, तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आते हैं। राजगिर, ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, जो हमें पढ़ने ज़रूरी हैं, जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो उन्हीं को हमने कवर अप किया है। तो इस मैप को भी आप अपने माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भाई आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर कुछ थोड़ी औषधीय पादप को भी देख लो, भारत में कौन कौन से, जस्ट नॉलेज के लिए कि किस तरीके के भारत में अगर हम देखें तो वनस्पति आती है, प्राकृतिक वनस्पति, और हम कहते हैं ना औषधियाँ मिलती हैं भारत में। तो भारत पुराने टाइम से ही मसालों के लिए और जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पौधों का वर्णन है, जिससे कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पौधों की गणना की है, जिसमें 52 पौधे तो संकटग्रस्त है यानी खत्म होने की कगार पर हैं, और 49 पौधों का विनिष्ट होने का खतरा है। भारत में प्राय औषधियों के लिए इनका यूज़ किया जा रहा है, जैसे सर्पगंधा, ये आपके ब्लड प्रेशर में काम आता है और भारत में ही पाया जाता है। सर्पगंधा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर में काम आता है, इसका यूज़ किया जाता है। जामुन तो आपको पता, आप खाते भी हो, गर्मियों में आते हैं, तो इससे सिरका भी बनाया जाता है, जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है, और पाचन शक्ति के भी गुण आते हैं जामुन में। इसके बीज का बना हुआ जो पाउडर होता है वो डायबिटीज़ में भी सहायता करता है।
तीसरा अर्जुन, अर्जुन ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल करने के लिए भी अर्जुन औषधि का यूज़ किया जाता है। बबूल, बबूल का तो आप सबको पता है, इसके पत्ते एक तो आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है और इससे जो गोंद है उसका यूज़ शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। नीम, नीम का पेड़ तो एक तो जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है, यानी एंटीबायोटिक है, ये तो हर प्रकार के रोग में यूज़ किया जा सकता है। तुलसी पादप, जुखाम और खांसी की दवाओं में तुलसी पौधे का यूज़ किया जाता है। कचनार, फोड़ा, अल्सर और दमा रोगों के लिए कचनार औषधि यूज़ होती हैं और इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में भी काफ़ी सहायता करती हैं। तो देखो भारत में कितनी सारी औषधियाँ हमें केवल वनों से प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर भाई आपका चैप्टर नंबर जो कि 5 था 9th की NCERT का, ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। तो इसमें हमें 2 पार्ट में हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, पार्ट नंबर 1 और 2 में, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 इससे पिछले वाली वीडियो मैं लिंक छोड़ दूंगी, जो स्टूडेंट पहले पार्ट नंबर देखो, इससे सीधा मत पढ़ना, पहले पार्ट नंबर 1 ही कवर करना, तभी इसको पढ़ना, तभी आपको चीज़ें क्लियरफाई होंगी। तो वो, और इसके साथ साथ अब आपका लॉकडाउन लगा हुआ है तो ये आपके लिए बेस्ट मौका है पढ़ने का, कुछ करके दिखाने का। तो जो स्टूडेंट ज्योग्राफी, PGT और नेट की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो पेड कोर्स अवेलेबल है, जिसमें एक एक टॉपिक पूरा डिटेल से पढ़ाया गया है। तो आप अचीवर्स एकेडमी ऐप पर ज्वाइन करें और वहाँ पर जाके आप पेड कोर्स ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कोरोना काल में सभी सुरक्षित रहना, घर में रहोगे तो भाई सुरक्षित ही रहोगे। फिर मिलेंगे, बाय बाय।